ऑपरेशन गज़बुल हक़ वो अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान का जो ऑपरेशन गज़बुल हक़ है ये सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर नहीं है, बल्कि इनसाइड द बॉर्डर जहाँ जहाँ टीटीपी के, BLA के या ISKP के या अलकायदा के या कोई भी इस तरह के अनासर अगर यहाँ पे मौजूद हैं और उनके छोटी मोटी कोई पॉकेट्स मौजूद हैं, तो पाकिस्तान वहाँ पे जो IBOs के थ्रू अटैक्स कर रहा है, वहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहा है, वो भी इसी ऑपरेशन गज़बुल हक़ का हिस्सा है। अभी कल की बात है, बड़ा बेर के ऊपर उन्होंने अटैक किया था टेररिस्ट ने, तो उसको उन्होंने रिपल्स किया और उसको उन्होंने ख़त्म किया। इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले तक इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, जिसमें 8 हमने TTP के जो लोग हैं वो मारे थे, उसमें कुछ अफगान भी मारे गए थे व्हेन दे वर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट। कोई एक हफ्ता पहले भी स्क्रिमिशेस हुई थी खोस्त में भी और नीचे डाउन साउथ कंदहार वगैरह में भी। इन्होंने वो अपनी जगह वापस लेने की कोशिश की थी जो इनकी थी। तो बॉर्डर के ऊपर तो इस वक्त मसलसल स्टेलमेट है, बॉर्डर बंद भी हैं। पाकिस्तान ने जहां इनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया तो वो तबाह है। जहां ये वापस लेकर आने की कोशिश करते हैं कि जी इनके जो इनक्लेव्स हमने नहीं काबू किए हुए 2 इनक्लेव्स वो लेने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान उस पर रिपल्स करता है। तो वो सिचुएशन वहीं पर खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी हूं तो फिर हाजिर है सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना की तरह सर सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक इंटरनेशनल जो मामलात चल रहे हैं ओवरऑल, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा सराहा जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान को बड़े अच्छे पैगामात आ रहे हैं और अभी एक डेलीगेशन भी अमेरिका से भी आने वाला है, ईरान का भी आने वाला है। इस्लामाबाद की एक बड़ी खूबसूरत सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है। जहाँ इतना कुछ पाकिस्तान अचीव कर रहा है और पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, वहाँ एक हमारा पड़ोसी भी जिनसे हमें मोहब्बत भी है। मौजूदा रजीम जो है, चले उनसे कुछ मामलात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन उनके अवाम से हमें एक दिली लगाव भी और मोहब्बत भी है। तो सर, जो हमने उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन लॉन्च किया जब वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, उसके ख़िलाफ़ गज़बुल हक़, वो अभी भी कंटिन्यू है। एक तो उसका जो कंटिन्यूस है उसका मकसद क्या है, और दूसरा इस टाइम बॉर्डर्स की क्या सिचुएशन है? अच्छा, ऑपरेशन गज़बुल हक़ के मतलब एक शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है लोगों को कि चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बातचीत चल रही थी उरमची के अंदर, जो कि परसों कंक्लूड हुई है, तो शायद ये रुका हुआ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका केस स्टडी आपने इस तरीके से सामने रखनी है कि जो ईरान है उसका जब हुआ तो उस पर बाकायदा पूरी दुनिया ने उसको क्या कहा है, सीज़ फायर। यानी एक सीज़ फायर की आवाज़ बुलंद हुई है, उसको टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, उसको डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनाया गया है, ड्राफ्ट्स का हिस्सा बनाया गया। तो वो सीज़ फायर बाकायदा डिक्लेयर्ड सीज़ फायर है कि भाई जंग बंदी अपनी बंदूक के नीचे रखने फ़िलहाल। पाकिस्तान ने रमज़ान बल्कि ईद पर एक टेम्परेरी पॉज किया था। सीज़ फायर का भी लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो पाकिस्तान ने एक टेम्परेरी पॉज जो है वो ऑपरेशन गज़बुल हक़ के अंदर किया था, उसको उन्होंने सीज़ फायर नहीं कहा था। और जैसे ही ईद ख़त्म हुई उसके तीसरे चौथे दिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने दोबारा से एक आजी कि हमने दोबारा से वो रिज्यूम कर दिया है। अच्छा, इस रिजम्पशन के दौरान यानी इस जब वो फ़ॉरेन ऑफिस से ये बात आई थी, उसके बाद पाकिस्तान की बातचीत शुरू हुई इधर उरमची के अंदर, जो कि चाइना के तवस्सुत से उन्होंने शुरू की। चाइनीज़ जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे वो पहले शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और उसके बाद फिर उन्होंने उरमची के अंदर उनको ला के बिठाया। उसमें भी एक ख़बर ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आप एम्बेसडर सादिक जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भेजें। एम्बेसडर सादिक और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस का फिर मौक़िफ़ ये था कि जी कि चूँकि अफगानिस्तान से एक टेक्निकल लेवल की टीम आ रही है, कोई हाई ऑफिशल्स नहीं आ रहे, तो एम्बेसडर सादिक फिर उसमें नहीं जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान से भी एक टेक्निकल लेवल का स्टाफ जो है वो गया था और इन्होंने फिर वहाँ पे बैठ के बातचीत की है। और फिर उसके बाद उन्होंने कल उनके फ़ॉरेन ऑफिस ने फिर जो अब्दुल क़ाहर बल्खी है उसने एक स्टेटमेंट जारी की। उससे पहले चाइनीज़ फ़ॉरेन ऑफिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी की। पाकिस्तान ने भी तो उस पर कोई स्टेटमेंट ऐसा जारी नहीं की। तो उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि जी के ज़ाहिर है वो उसमें कुछ बातचीत हुई, कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए, कुछ उन्होंने रखे, कुछ हमने रखे। उन्होंने एक बड़ा अनरीज़नेबल सा पॉइंट रखा जी के पाकिस्तान काबुल के जो ऊपर अटैक हुआ है या सिविलियन कैजुअलिटीज़, उनका जो मौक़िफ़ है उस पर माफ़ी मांगी। पाकिस्तान ने कहा कि ये नहीं हो, तो उस पर चाइना ने भी उनको स्नप किया कि ये आपकी अनवारंटेड किस्म की वो है। तो खैर वो अब कंदहार की ये चीज़ और उस पर फिर आगे बातचीत होगी, यहाँ तक बात है। लेकिन इस सारे पैराए में या इस सारे दौरानिए में कहीं पे भी पाकिस्तान ने या चाइना ने फॉर दैट मैटर या किसी और ने नहीं कहा कि ये टेम्परेरी पॉज कोई आया हुआ है ड्यूरिंग दीज टॉक्स या कोई सीज़ फायर हुआ हुआ है। तो ऑपरेशन गज़बुल हक़ जिस वक्त फ़ॉरेन ऑफिस ने ईद के बाद डिक्लेयर किया था कि रिज्यूम कर दिया, दोबारा स्टार्ट हो गया, शुरू हो चुका है, वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो हो गया इसका टेक्निकल, लीगल और उसका एक मॉरल प्रमाइज़ के जी कि ये हमने कोई रोका नहीं हुआ। तो कल को अगर हम कोई स्ट्राइक करते हैं, कोई बड़ी या कोई रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसको कोई अफगान या मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया
या इंटरनेशनल मुबस्सिरीन या सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के लोग ये शोर ना मचाएं कि जी कि पाकिस्तान ने तो सीज़ फायर के दौरान या उसके दौरान कोई ब्रीच कर दिया। कोई ब्रीच नहीं होगी, ये मुसलसल कंटिन्यूटी में। पहला ये हो गया। सेकंड ये कि पाकिस्तान का जो ऑपरेशन गज़बुल हक़ है ये सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर नहीं है, बल्कि इनसाइड द बॉर्डर जहाँ जहाँ TTP के, BLA के या ISKP के या अलकायदा के या कोई भी इस तरह के अनासर अगर यहाँ पे मौजूद हैं और उनके छोटी मोटी कोई पॉकेट्स मौजूद हैं, तो पाकिस्तान वहाँ पे जो IBOs के थ्रू अटैक्स कर रहा है, वहाँ पे जो ऑपरेशंस कर रहा है, वो भी इसी ऑपरेशन गज़बुल हक़ का हिस्सा है। तो अभी कल की बात है, बड़ा बेर के ऊपर उन्होंने अटैक किया था टेररिस्ट ने, तो उसको उन्होंने रिपल्स किया और उसको उन्होंने ख़त्म किया। इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले तक इन्फिल्ट्रेशन हुई थी जिसमें 8 हमने TTP के जो लोग हैं वो मारे थे, उसमें कुछ अफगान भी मारे गए थे व्हेन दे वर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्कर्मिशेज होती रहती हैं। कोई एक हफ़्ता पहले भी कोई स्कर्मिशेज हुई थी जब ये बातचीत शुरू हुई है और मची के अंदर, उस वक्त भी स्कर्मिशेज हुई थी खोस्त में भी और नीचे डाउन साउथ कंदहार वगैरह में भी। इन्होंने वो अपनी जगह वापस लेने की कोशिश की थी जो इनकी थी। तो बॉर्डर के ऊपर तो इस वक्त मुसलसल स्टेलमेट है, बॉर्डर बंद भी हैं। पाकिस्तान ने जहाँ इनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया तो वो तबाह है। जहाँ ये वापस लेकर आने की कोशिश करते हैं कि जी हम इनके जो इनक्लेव्स हमने नहीं काबू किए हुए 2 इनक्लेव्स, वो लेने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान उस पर रिपल्स करता है। तो वो सिचुएशन वहीं पर खड़ी हुई है। अभी बल्कि आज सुबह जो है मेरे एक दोस्त हैं अफगानिस्तान में, बड़े अच्छे, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं बता सकता, बड़े अच्छी पोजीशन के ऊपर है वो, तो कह रहे यार बॉर्डर खुलवाओ, मेरा लोबिया फंसा हुआ है। तो मैं भी हंसा, तो मैंने कहा था जब आपका लोबिया ये खुलेगा तो मैं ख़रीद लूँगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला पहले हल आप करें। तो खैर वो एक बैंटर हमारा चल रहा था आपस में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो बातचीत है वो अब आगे हाई ऑफिशियल्स की तरफ जब जाती है तो फिर नज़र आएगा कि ये लोग कितना सीरियस हैं। अभी उन्होंने कहा जी कि हम लिख के देने को तैयार हैं, सारी हम गारंटीज़ देने को तैयार, लेकिन ये तो उन्होंने पहले भी कहा था। तो पहले हमें कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नज़र आएंगे, जॉइंट मैकेनिज्म बनेगा, एंड देन वी विल सी के आगे कैसे काम चल सकता है। लेकिन ऑपरेशन गज़बुल हक़ इट्स स्टिल कंटिन्यूड। बिल्कुल। अच्छा सर, अब ये कंटिन्यू तो है, हमें भी ठीक है ये कंटिन्यू है, जिस तरह आपने बताया कि वहाँ से दरअंदाजी की कोशिशें होती हैं, उनको फिर एलिमिनेट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है कि लीडरशिप की हम सवालात, तब से ये बातचीत हुई है, तब से अब तक हम चल कर रहे हैं। तालिबान से तो बात हो रही है, लेकिन जो इसके पीछे हैं उनका क्या करना है? जो क्योंकि तालिबान की हद तक अगर वो कर भी लेते हैं तो कल को वो कहेंगे कि TTP हमारा तो नहीं है, वो तो आपका है, आप संभालें उसको खुद को। इस बात को तो वो पहले भी लाए और दोबारा ले आएंगे। इसको तो हम कर रहे हैं ना, हमने यही तो जब स्ट्राइक की थी TTP पे, तो हमने यही कहा था कि आपका मौक़िफ़ ये है कि ये आपके लोग हैं, यानी हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी है ना। अब वो पाकिस्तानी कहीं पे जाके छुपे हुए आपके पास, तो हम उनको अब हम तो अपने पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, हम तो अफगानों को मार ही नहीं रहे। ये तो पॉइंट आपने खुद दिया है। आप या तो ये कहें कि जी के पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पनाह लेने वालों को मारा है, नंबर 1, तो पाकिस्तान का कसूरवार है, या आप ये कहें कि पाकिस्तान ने अफगानों को आके मारा है, तो पाकिस्तान का कसूर है। ये तो आपने खुद कहा है कि ये पाकिस्तानी है, ये यहाँ पे आके रहते हैं और ये आपका अपना मसला है, इसको आप खुद संभालें। तो हम संभाल रहे हैं फिर, तो फिर उस पर आपको क्या मसला है? तो नहीं, वो अब इसको मतलब कि जिस तरह आप भी बताते रहे हैं कि यूज़ करना चाह रहे हैं, इंडिया यूज़ करना कह रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो दे कैन नॉट से दिस के जी कि पाकिस्तान जो है वो कोई हमारे लोगों को आके मार रहे हैं, हम अपने लोगों को मार रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ, उसका हमसे किसने जवाब लेना, तो फिर हम उसको जवाब देंगे कि हम क्यों मार रहे हैं। दूसरा, अगर लेट से ये पीछे से हाथ हटा लेते हैं या उनको मजबूर करते हैं जी कि आप अपने, जो कि मुझे लगता है कि शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन हम एक आइडियल सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं, तो प्रॉक्सीज तो वहीं पे मौजूद हैं, उनके लोग वहीं पे मौजूद हैं। ISKP को तालिबान तो फंड नहीं कर रहे ना, ISKP को तो दूसरी हॉस्टाइल एजेंसीज फंड कर रही हैं, तो उनको उसी तरीके से वो TTP को फंड करना शुरू कर देंगी। तो TTP हो, अलकायदा हो, ISKP हो, इनकी तो एक्सेस दूसरी हॉस्टाइल एजेंसीज तक मौजूद है। वहाँ पर तो ये रॉ के साथ भी इन्वॉल्व हैं, मोसाद के साथ भी इन्वॉल्व हैं, और भी कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज। अभी परसों तरसों हमारे पास एक साहब आए हुए थे जो कि इटालियन है और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो जाता रहता है, बैकपैक, वो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो। तो वो मुझे बता रहा था कि वो अफ़गानिस्तान गया तो वहाँ पर उसको एक बैनुल-अक़वामी एजेंसी जो है, नाम हम ले लेते हैं CIA, उसके लोगों ने उसको फॉलो किया अफ़गानिस्तान में। इसका मतलब वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और ना सिर्फ फॉलो किया कि मेरा ख्याल इसको अप्रोच भी किया। अच्छा। तो वो उधर कहीं मोटरसाइकिल पे फिर रहा होगा, तो उन्होंने उसको अप्रोच किया, भाई ये गोरा हमारा यहाँ पे कहाँ पे क्या कर रहा है, तो उन्होंने उसको फॉलो किया, उसको अप्रोच किया है। तो इसका क्या मतलब है कि हॉस्टल एजेंसीज वहाँ पे मौजूद हैं और ऑपरेट कर रही हैं।
तो ये तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि वहाँ पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद ना और वो इनको प्रोसेस को पैसे ना दे रही हो, पहले भी दे रही हैं, आगे भी देंगी। बिल्कुल सर, हम तो तालिबान को बचपन में इस नज़र से देखते थे, हमें लगता था कि यही असल मुसलमान और यही इनका जो एक वो बनाया हुआ था, वो ना सिर्फ इन्होंने, हमारे खुद लोगों ने बनाया हुआ था। तो लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि करप्शन, कल परसों ही किसी ने बताया कि बहुत बड़े अरबों की करप्शन हुई है, जहाँ पर ये कानून होना चाहिए था कि आपके हाथ काट देंगे जहाँ चोरी या कोई इस तरह का होगा वहाँ, और इतनी बड़ी करप्शन। दूसरा, वहाँ पर जो कानून बताया जा रहा है वो ये है कि अगर कोई मौलाना या मौलवी कुछ करेगा तो उसको काजी घर जाके बताएगा कि ये आपकी तरफ से चीज़ें हुई, ये ना करें। और अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन करेगा तो उसको काजी के पास आना पड़ेगा, काजी उसे बुलाकर पूछेगा कि आपने ये क्यों किया। और अगर कोई गरीब करेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा, उसको कोड़े मारे जाएंगे। तो ये कैसा इस्लाम है सर? ये इन्होंने एक वर्डिक्ट निकाली थी, कंदहार के अंदर से निकली थी, जिसको हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने ओके किया था, और इस पे आज से कोई 2-3-4 महीने पहले काफ़ी ले दे भी हुई थी। उन्होंने इसको फ़िक़्ह हनफी से वो करने की कोशिश की थी, जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन उस पर उलमा का बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया था हमारी साइड से भी कि ऐसा कोई भी जिस तरह कि आप ये लेकर आना चाह रहे हैं जिसमें एलिटिसिज्म और वही जो तबकात की तकसीम है, अगर आप वो इधर इस्लाम में भी लेकर आ रहे हैं तो ऐसा का तो कोई मामला नहीं है। वो जिस मामले में आप ताज़ीर वाले मामले में उसको लेकर जाना चाह रहे थे वो तो डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है। तो वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे प्रिवेल कर, और ये शो करता है कि उनके यहाँ ये चीज़ किस तरह सराहत करी है। दूसरी चीज़ जो आपने करप्शन वाली बात की है, ये कोई एक आध वाक़या नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाक़या थे। मैं 2022 में जब काबुल गया तो वहाँ पे एक इलाका है काबुल के थोड़ा सा बाहर करके, उस इलाके में बेसिकली जितने भी इनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या वॉर लॉर्ड्स या ये सेलिब्रिटीज़ इनके, जिसमें क्रिकेट के राशिद खान वगैरह, इनके घर वहाँ पे मौजूद हैं, बड़े बड़े विलाज हैं। हमारे इस्लामाबाद के मुकाबले में किसी भी छोटे सेक्टर के मुकाबले में वो उस तरह का सेक्टर नहीं है, बट फॉर देम इट्स अ ह्यूज। उधर अंदर घर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बाहर के हालात उनके इतने अच्छे नहीं है सड़कों के। खैर, मैं उधर अंदर गया तो राशिद खान के घर के बिल्कुल सामने वाला घर मेरे दोस्त का घर था, तो हम उनके पास बैठे भी। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये आसपास के घर मुझे बहुत सारे खाली लग रहे हैं। उन्होंने कहा ज़्यादातर ये पॉलिटिशियंस के वॉरलॉर्ड्स के घर थे तो वो छोड़ के चले गए, लेकिन इन सब घरों के अंदर अब तालिबान है, यानी उन्होंने इसको एज अ माल गनीमत जो है वो अपने पास रख लिया हुआ है। सो आई अंडरस्टैंड कि माल गनीमत के तौर पे। बाद में उन्होंने कहा, मुझे पता चला, मैंने तालिबान से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हम उनसे वापस ले लेंगे और उसके बाद उसको बैतुल माल में जमा करा देंगे और उसके बाद फिर उसको अलॉट कर देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो पहली तो चीज़ ये कि ये जो कमांडर्स को माल गनीमत में इतने बड़े बड़े विलास और ये सारी चीज़ें मिली हैं, इसका हिसाब किताब किधर है? अगर कोई ट्रांसपेरेंटली इनका ऑडिट करना चाहे तो नो बॉडी विल गेट टू नो कि क्या हुआ है। सेकेंड, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मुझे एक साहब ने बताया, उनका नाम मैं इधर नहीं लूँगा क्योंकि उनका बेचारों का आना जाना रहता है वहाँ पे, तो वो मैं इतना बता सकता हूँ कि वो तालिबान किसी एक बहुत बड़े मदरसे से मुंसलिक थे, तो उनका भी उधर से ताल्लुक़ था। तो उनसे मुझे उन्होंने बताया कि एक दिन के मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ, बड़ा एक ज़रूरी काम है। मैंने पूछा खैरियत, आप क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहाँ पे जो एक जज साहब हैं बड़े, उनके जो साथ नायब हैं, उनसे मैंने मिलना है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उधर एक केस फंसा हुआ है, एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून का, वन टाइकून का, और कोई वो उनसे $3-4 लाख मांग रहे हैं बिज़नेस को केस को सेटल करने के लिए। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो प्रॉपर्टी उसकी बहुत बड़ी है, अरबों की प्रॉपर्टी है, तो उसमें $3-4 लाख इज़ नथिंग फॉर हिम। तो वो उससे मांग रहे हैं कि आप ये दे दें, हम केस सेटल कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। फिर इन्होंने अपनी NGOs आगे बनाई हुई हैं फ्रंट के ऊपर, खुद तो ये पैसे नहीं ले सकते ना, तो लोकल्स को इकट्ठा करके इन्होंने NGOs बनाई हुई हैं, और उन NGOs के ज़रिए बेसिकली फंडिंग और ये सारे काम करते हैं। UN के साथ इनकी वो जो $40 मिलियन की हम बात बार बार करते हैं, वो कहाँ जाता है? वो भी इसी तरीके से जा रहा है। फिर CIA जो इनको $80 मिलियन देती है पर मंथ, वो कहाँ जाता है? वो भी इसी तरीके से एलिट को आता है। तो एक करप्शन का पूरा नेटवर्क है, पूरा स्मगलिंग है। आज इन्होंने सुबह खबर दी है जी, इनके MOD ने ट्वीट किया है कि जी पाकिस्तान की तरफ से कोई स्मगलिंग आते हुए हमने एमुनेशन और वो पकड़ा है। यानी अडॉसिटी देखें कि मतलब दुनिया का जो स्मगलिंग का हब है वो पाकिस्तान के ऊपर स्मगलिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है। तो हमारा डॉलर उठा के पूरा ये लेके जाते रहे हैं। इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी कहानियाँ, किसी दिन हम वीडियो पे बैठ के बात करेंगे, ये डॉलर की फ्लाइट यहाँ से कैसे होती थी और उसमें हमारे वाली साइड के लोग जो बॉर्डर पे वो कैसे इन्वॉल्व होते थे, इनका पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था और इन्होंने कैसे अपने डॉलर को वहाँ पे स्टेबलाइज किया हुआ था। पाकिस्तानी रुपीज़ को ये कहते हैं कलदार वहाँ पे, ठीक है, कलदार कहते हैं। कलदार जो है ये किस तरह यहाँ से वहाँ जाता है।
अभी भी पूरे बॉर्डर एरियाज के अंदर कलदार इस्तेमाल होता है, बावजूद इनकी सैंक्शंस की जगह कलदार इस्तेमाल नहीं करना। तो ये पूरी एक कहानी है। तो दे हैव द ऑडेसिटी टू आस्क अस कि जी कि हम ये करें। इनके अंदर के अपने हालात आप जाके देखें तो पता चलता है कि उधर तो अच्छा मज़े की बात है इनके पास फतवे भी हैं इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, इवन ड्रग्स को बेचने के लिए इनके पास फतवे मौजूद हैं। वो अपनी मर्जी का दीन के मतलब निकाल। एक डॉक्टर नफीस साहब हैं, जर्मनी में होते हैं और हिस्टोरियन भी हैं और बहुत ज़बरदस्त लिखते लिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप है। और चूँकि ये KP से ताल्लुक़ रखते हैं तो पाक अफ़गान मौज़ूआत के ऊपर तो उनके पास बेतहाशा मवाद भी है। थोड़े से PTI के हामी हैं तो थोड़ा आजकल एंटी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अगर पाक अफ़गान ताल्लुकात की बात करें तो आई कंसिडर हिम वन ऑफ द अथॉरिटीज़। तो वो कहते हैं कि 90s में जब ये तालिबान आए तो उस वक्त वो कंप्यूटर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा यार तालिबान आ गया अब तो अमन होगा, तो मैं काबुल में जाके जो है ना एक अपनी शॉप खोलता हूँ कंप्यूटर्स की, तो वहाँ पे ये हम कंप्यूटर सिखाएंगे बच्चों को। तो कहते हैं वहाँ जाके मैंने एक लैब खोल ली तो कहते हैं लैब जब मैंने खोली और उसके बाद मैं एक दिन वापस आ रहा तो कोई मेरा ख्याल है इसी तरह की वो बॉर्डर पे कस्टम्स उस वक्त के तालिबान की बात कर रहा हूँ, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो स्मगल होकर चीज़ें जहाँ पे आ रही थी ना VCR और सारी चीज़ें, अब तालिबान ने वहाँ पे VCR पे, TV पे और कैसेट्स पे, VCR बहुत से लोगों को नहीं पता होगा क्या, तो पुराने ज़माने में VCR एक होता तो उसमें कैसेट डालते मूवी लगती थी, तो आजकल की जनजी को ज़रा नहीं शायद उसका पता होगा। तो वो VCR जो है वो कहते हैं वो और वीडियो कैसेट्स और ये सारी चीज़ें और रेडियो शेडियो और TV शिवी स्मगल होकर इधर आता था हमारे बाड़े में। तो कहते हैं वो उधर तो बैन था, लेकिन जैसे ही उधर बॉर्डर पे पहुंचे तो फिर वो कस्टम चार्ज करते थे। तो मैंने उनसे कहा यार ये उधर हराम है तो ये कस्टम इस पे हलाल है। कहते हैं वो उधर का मसला है, ये इधर का मसला है अपनी मर्जी का दीन, अपनी मर्जी का दीन है इनका। तो ये 90s में भी यही मसला था, तो अभी भी इनका यही मसला। बिल्कुल, इन पे तो बहुत लंबी बात गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इस्लामाबाद में टेबल टॉक्स चल रही हैं इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है बात करना। सर अब ये जो टेबल टॉक्स शुरू हुई हैं, एक तो इस्लामाबाद में जो अमेरिका से वफद आ रहा है वो वहाँ से कौन कौन आ रहे हैं, ईरान से कौन कौन आ रहा है और क्या, और दूसरे मालिकी बताया जा रहा है कुछ वज़ीर ख़ारजा या कुछ तरह के लोग भी हैं, कौन कौन इसमें ओवरऑल शामिल हो रहा है? जो रांची है जो मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके ईरान के वो आ रहे हैं। इसी तरीके से काबिलाफ आई थिंक जो उनके स्पीकर हैं वो शायद आएंगे। टेक्निकल टीम उनकी 12 लोगों की ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ये शायद लोगों को नहीं पता। लोग समझ रहे हैं कि वो ईरानियंस कहीं और बैठे हुए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं। तो वो एम्बेसी में उनके और हमसे डिस्कशंस भी जो ये सारी पाकिस्तान ने मैसेजिंग की है, और अमेरिकन की भी टेक्निकल टीम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो वो लोग आपस में जो सारी पाकिस्तान शटल डिप्लोमेसी कर रहा था वो इन दोनों के दरमियान इधर ही इस्लामाबाद में ही हो रही थी। तो अभी अब इनके बड़े आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो बड़ों के अंदर कल तक मेरा ख्याल ईरानियंस पहुँच जाएंगे और कल सुबह तक जो है वो आज रात तक ईरानियंस पहुँच जाएंगे और कल सुबह तक जो है वो अमेरिकन जो है वो भी आ जाएंगे। अमेरिकन में मोस्ट प्रॉब्ली JD वैंस जो हैं वो आ जाएंगे, विटकॉफ शायद आए, और साथ कश्नर जो कि दामाद भी हैं उसके डोनाल्ड ट्रम्प के, वो भी आएंगे। तो सिंस ही इज़ वन ऑफ द मेन नेगोशिएटर्स, वो पूरी दुनिया में इनकी नेगोशिएशंस भी करवाते होते हैं। तो ये सारे लोग आएंगे और इनके साथ कुछ और लोग भी आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक हाई पावर डेलीगेशन है, इसलिए आपने देखा होगा मैं और आप अफगानिस्तान को लॉकडाउन, अफगानिस्तान कह रहा हूँ, इस्लामाबाद को ऐसा वो लॉकडाउन कर रहे हैं। तो लॉकडाउन सीरीना को खाली करवा लिया है, पूरा रेड जोन है, सब सील्ड है इस्लामाबाद के रास्ते आने जाने वाले जो उनके ऊपर। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो अल्लाह करे कि ये मतलब खैर खैरियत से सारा कुछ हो। इजराइल ज़ायनिस्ट, इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके जो हवारी हैं इंडियंस वो भी हैं इधर। तो दो तरह के जो बड़े शैतान हैं उनके निशाने पे आप आ गए हैं। देखिए मिडिल ईस्ट में तो ये है ना कि उधर तो सिर्फ इजराइल है, यहाँ तो आप इजराइल के निशाने पे भी और इंडिया के निशाने पे भी हैं। तीसरा भी एक है, तीसरा जो है वो उनका पालक आजकल वो वो भी उनके साथ बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मैं कहता हूँ कि आई ऑफ द स्टॉर्म जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, कि तूफ़ान में, कि भंवर में इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला हिफाजत करे और अल्लाह ताला हिम्मत। लेकिन सर यही फैसले होते हैं जो कौमों को आगे लेके जाते हैं, इन्हीं फैसलों से कौमें जानी जाती हैं। इसका तो हमने मज़र देख लिया ना कि आपने
अभी हालांकि फ्रेजाइल सीज फायर है, किसी वक्त भी ख़त्म हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। लेबनान पे जो कुछ हो रहा है उस पर इन्होंने फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को थोड़ा सा बंद किया हुआ है, थोड़ा सा खोला हुआ है। अमेरिकन भी अपनी बातचीत कर रहे हैं, मतलब सारे अपनी अपनी इस वक्त भांत की बोलियाँ आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि अभी गया सीज़ फायर, अभी गया। इवन शहबाज शरीफ साहब ने कल दोबारा ट्वीट कीजिए कि प्लीज़ सीज़ फायर का एहतराम करें और इस तरह की हरकतें ना करें। तो कल यूएई ने सीज़ फायर को तोड़ने की बड़ी कोशिश की है और उन्होंने अपने मिराजेज उड़ा के तो जो है वो एक प्लांट के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है पकड़े गए मिराजेज, चूँकि उस पूरे रीजन में सिर्फ यूएई के पास हैं तो पकड़े गए। उन्होंने कहा होगा कि हम कर देंगे और कहेंगे कि इजराइल ने किया। तो इस तरह की बहुत सारी हरकतें जो हैं वो होंगी अभी। तो ज़ाहिर है अभी कल तक इन लोगों ने आना है, फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। सर बट बिफोर दैट सिर्फ आपके इस इकदाम की वजह से कि आपने ये काम करवा दिया, आपने जंग वो जो एक पूरी एक उस रात को 8 बजे तक यानी उनके ईस्टर्न टाइम के हमारे सुबह 5 बजे पे कुछ होना था, उसमें कुछ और जाग रहे थे लोग, सारे तो क्या होगा बिल्कुल कि क्या बनेगा, क्या होगा। उसमें ये था कि वो पाकिस्तान ने जिस तरह पुल आउट किया सारी दुनिया को वापस ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन से, उस पर पूरी दुनिया ने आपको वो किया। यानी पाकिस्तान का नाम किसी ज़माने में टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता था, रोग नेशन के तौर पर जोड़ा जाता था कि ये टेररिस्ट नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। ये वो मंजन है जो कि इंडिया ने, इजराइल ने और कुछ अमेरिकन थिंक टैंक्स और उनके मीडिया के लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, कुछ खलीजी मालिक और ये भी, और इवन कुछ खलीजी मालिक भी इन्होंने दिन रात बेचा, और इवन अफगानिस्तान ने कि पाकिस्तान टेररिस्ट का हब है, टेररिस्ट का हब है। अब पाकिस्तान का नाम किसके साथ लिया जा रहा है? अमन, पीस। और ये सिर्फ अमन खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के अमन के साथ जोड़ा जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बड़े अहमियत का हामिल हो जाए। अच्छा सर, यूएई क्यों चाहता है? यूएई को हमने इस जंग में ओवरऑल जितना भी देखा है, वो जंग के इजराइल के साथ जंग, और ये वो यूएई असल में चाहता क्या है? देखें, यूएई का अब्राहम अकॉर्ड के अंदर जाना, अब्राहम अकॉर्ड के अंदर दाखिल होना, साइन करना, एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करना, ये सारा शो करता है कि वो एक डेस्परेशन उनके अंदर नज़र आती है कि किसी तरीके से भी इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं और वो खित्ते का, यानी अरब खित्ते का, मिडल ईस्ट का वो एक नया वो बन जाए, नया इजराइल, मतलब नया बादशाह बन जाए। तो एक एम्बिशन नज़र आता है यूएई के अंदर, विच इज़ फाइन, ये हर मुल्क के अंदर होता है। लेकिन उसके अंदर आप अपने जो ओल्ड अलाइंसेज हैं उनको तो ख़राब नहीं करते ना। जीसीसी ने जिस तरीके से तरक्की की थी, अपने आप को इकट्ठा जोड़ के रख के, वो तो सारा इन्होंने ख़राब कर दिया। सोमालीलैंड के ऊपर इन्होंने फड्डा ले लिया सऊदी अरब से, यमन के अंदर और वो हज़रमौत वाला जो सारा मसला हुआ उसमें इन्होंने फड्डा ले लिया, सूडान में इन्होंने फड्डा ले लिया। यानी हर जगह पे जो आप ज़िक पहुंचा रहे हैं वो एक्चुअली अपने दोस्त, अपने भाई सऊदी अरब के मफादात को ज़िक पहुंचा रहे हैं। तो ये बेसिकली यूएई का एक मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है जो कि वो उन्होंने कैरी आउट किया है। अपार्ट फ्राम दैट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला, अनलेस के ऑफ कोर्स कोई अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी बात हो जाए कि ऊपर नीचे हो जाए सारा कुछ, लेकिन ओवरऑल हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बस ये एक मिसकैलकुलेशन होती है। ये मिसकैलकुलेशन देखिए हमसे भी हो सकती है, ये किसी और मुल्क से भी हो सकती है। इवन ईरानियंस को हम कितना लताड़ रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पे मिलिट्री मिसकैलकुलेशन की हैं। कमेंट्स में बहुत लोग मोहब्बत करने वाले बहुत आते हैं। उनके लिए तो ईरान को कुछ कह दो तो वो दुनिया ही ऊपर नीचे हो जाती है ना। लेकिन भाई एक है ईरान के अंदर आयतुल्लाह हैं आपके, वो अलग चीज़ है। उनके ऊपर हम कभी तनकीद करें तो आप आके हमारा ज़रूर गिरबान पकड़ें, और वो आपका मसला है, आपकी उनके साथ आइडियोलॉजी है, वो हमें उससे हम उसका एहतराम करते हैं। बट बहैसियत रियासत वो दूसरी रियासतों की तरह है। तो बहैसियत रियासत वो कहीं पे भी गलती कर रही है तो वो हम उसको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। ये बहैसियत रियासत सऊदी अरब गलती करेगा तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। बहैसियत रियासत अभी यूएई कर रहा है तो हम उसको भी, अब यूएई तो सुन्नी मुल्क है ना, सुन्नी वहाबी जिसको आप कह लें, नजदी कहते हैं जिनको, ये ठीक है। तो अगर ये वो, अब हम उनको भी अगर तनकीद का, क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं तो आपको भी उसी तरह बनाएंगे। तो ईरान को भी हम इसी तनकीद का निशाना हेल्दी क्रिटिसिज्म पे करते हैं, उनको भी इसी तरह करें। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के हमने ओवरऑल जो एक तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो मामला थे, फिर उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है, इस तमाम पे गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि आपको ये जो हम कोशिश करते हैं, काविश करते हैं आपको एनालिसिस और तज्ज़िया पहुँचाने की, जो एक इंटरनेशनल मामलात में पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के इन तमाम पहलुओं पर जो होता है, और उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आता है और अपने जो करीबी दोस्त साथी हों उन तक ये पहुँचाएँ ताकि वो भी मज़ीद इस एनालिसिस से फ़ायदा उठा सके। फ़िलहाल के लिए मुअम्मर कज़ाफ़ी को और सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।